तो ये गाइस, सबसे पहले तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनकी वजह से मतलब मैं सीए फाउंडेशन में पास हुआ। मतलब मैथ्स मेरा बचपन से बहुत बड़ा फोबिया था। एंड मतलब मैथ्स अगर मैं पास हुआ तो सिर्फ उनकी वजह से। एंड सीए इंटर में शायद मैं टैक्सेशन भी उन्हीं की वजह से पास होऊंगा। एंड फाइनल में भी कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पास हो ही जाऊंगा उनकी वजह से। हाँ, मतलब सीए बनने में बहुत बड़ा हाथ है उनका मेरी लाइफ में। एंड तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है सीए निशांत कुमार सर। सबसे पहले थैंक तो यू सो मच। थैंक यू सर फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। मतलब बहुत पीछे पड़ा था मैं, दिल्ली मीटअप में 3 बार बोल दिया होगा मैंने कि सर पॉडकास्ट के लिए। तो नहीं, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। एंड यस, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया था बिकॉज आई हैड टेकन अप सीए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन लिया था, एंड यू आर इन सीए इंटरमीडिएट, राइट? यस सर। तो यू नो कि टैक्सेशन कितना बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं भी कई सालों के बाद पढ़ा रहा था ना, तो मेरा पूरा पूरा ये वाला साल, अब आज जिस दिन हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन मेरी आखिरी क्लास है आज। यस आज सर। ये प्लस बैच की जो ऑनगोइंग प्लस बैच है, तो उसका आखिरी सेशन है आज। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ, लेकिन ये पूरा साल ऐसे ही गया है, बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट गया, तो आई वाजंट एबल टू रिप्लाई, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, सर कोई देर आए नहीं। दुरुस्त आए। सर वैसे भी आप सीए बनने के बाद भी लाइफ इतनी वो होती है डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कई सारे लोगों को लगता है कि यार सीए बन गए उसके बाद तो ये पता है, बिल्कुल वैसे ही बबल है जैसे बचपन में नहीं बोलते थे कि बेटा 10th कर लो उसके बाद तो मस्ती, फिर बोलते थे कि 12th कर लो उसके बाद तो मस्ती, फिर बोलते थे अरे कॉलेज कर लो उसके बाद तो मस्ती। तो ये वही है, मस्ती जो है वो मतलब मस्ती आप कर सकते हो ऑफ कोर्स, अगर जैसे तुमने हम लोगों को देखा होगा, हमारी अकेडमी में जितने भी एजुकेटर्स हैं, वी हैव आवर शेयर ऑफ फन, नो डाउट अबाउट इट, राइट? तो हम लोग ये मैराथॉन्स में भी आते हैं, तो फिर मैराथॉन्स में भी वी हैव अ लॉट ऑफ फन। हम लोग घूमने भी जाते हैं, हम लोग ट्रिप्स पे भी जाते हैं, एंड वी डू हैव आवर शेयर ऑफ फन। लेकिन यस। उसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉर्मल डेज में बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना कि तो सिर्फ मस्ती मस्ती होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बहुत हार्डवर्क भी है, हार्डवर्क का कोई तोड़ ही नहीं है, और वो लाइफ लॉन्ग चलने ही वाला है। तो क्योंकि सर वो है, मस्ती है, बट विद अ लॉट ऑफ हार्डवर्क। क्योंकि सर बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीए 5 साल पढ़ लो उसके बाद मस्ती मस्ती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। सिर्फ मस्ती मस्ती तो कहीं भी नहीं होती। चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, इफ यू आर गेटिंग इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स, या आपका मन कर रहा है कि मैं सिर्फ गाने गाऊंगा, ठीक है, यू एंजॉय योर वर्क। लेकिन एक दिन में आप कितने गाने गा सकते हो, कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कितनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो? आप ये पॉडकास्ट वाला कर रहे हो, ठीक है, यस। आपने अभी शुरू किया, आपको मजा आ रहा है, ठीक, बिल्कुल आ रहा है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लेकिन आप एक बात बताओ, क्या आपने मेहनत नहीं की इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए? आपने क्वेश्चंस नोट डाउन करे होंगे, आपने सोचा होगा कि कैसे है। आप खुद बता रहे हो, आप मेरे पीछे पड़े रहे मतलब 2-3 बार आपने मुझसे बोला तब ये बात हुई। तो लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो सीए हो चाहे नॉन सीए हो, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने बस एक बार ये कर लिया उसके बाद तो सिर्फ मस्ती ही मस्ती। दैट दैट डजंट हैपन इन रियल लाइफ। यस सर। तो मतलब सर जैसे आप अपनी क्लासेस में बताते हो कि आप साइंस बैकग्राउंड से थे, हाँ जी। 9-10 तक आपका सपना था कि आप एक्टर बनोगे। हाँ जी। उसके बाद आप इंजीनियर का सोच के गए नीट में, जेई नीट, हाँ हाँ हाँ, एंड फिर बिल्कुल। सीए में आ गए। तो मतलब ये हाँ जर्नी हाँ कैसी रही? मतलब स्टार्टिंग में एक्टर, फिर ये जेई नीट, फिर सीए, मतलब कैसा ड्रास्टिक चेंज? यार, बात वही थी कि मेरा मुझे वो था कि इंजीनियरिंग करनी थी, मेरे को कोडिंग में मुझे बहुत मजा आता था। और जब मुझे कोडिंग में बहुत मजा आता था तो फिर मेरे को लगा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, लेकिन वो पढ़ाई मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी थी। तो वो जब डिफिकल्ट लगी थी तो मैंने कहा ठीक है यार, कर लेते हैं। मैं मेरे साथ एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं स्कूल और जेई की पढ़ाई को साथ में मैनेज नहीं कर पा रहा था। मेन प्रॉब्लम ये थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि फिर मैंने, जब मैं क्लास 12th में था, तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ, और मैंने सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान दिया। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कायदे से हो नहीं पाई थी, तो उसके बाद फिर आई डेंट वांट टू टेक अ ड्रॉप ईयर। यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, कि हम लोग उनका अगर एक अटेम्प्ट में जेई नहीं निकलता है, देन वी ड्रॉप अ ईयर, और फिर हम लोग पूरी पढ़ाई, पूरी मेहनत से 1 साल वो करते हैं। तो मेरा ड्रॉप लेने का मन नहीं था, और मेरे को अल्टीमेटली एक्टर ही बनना था। तो यस। अल्टीमेटली जब एक्टर बनना था तो फिर तब मैंने देखा कि यार क्यों ना मैं सीधा जो भी ग्रेजुएशन वगैरह है मैं वहीं से कर लूं, कि जो एक्टिंग में कुछ हेल्प करे, ठीक है।
जो एक्टिंग के दो बहुत बड़े स्कूल्स हैं इंडिया के, आज भी वो बहुत बड़े स्कूल्स हैं। एक है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का, और एक है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो दिल्ली में, राइट। तो इन दोनों ही स्कूल्स के जो भी एक्टिंग के कोर्सेज हैं, दे वर वांटिंग, मतलब इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो अभी ग्रेजुएट तो थे नहीं, 12th पास आउट थे, और ग्रेजुएशन फिर कहां से करनी थी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर माई डैड सजेस्टेड कि तुम बीकॉम कर लो। मैंने कहा कॉमर्स तो आती नहीं है। तो फिर माई डैड सेड कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, वो मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि माई डैड इज अ कॉमर्स प्रोफेसर, माई डैड इज अ प्रोफेसर इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एंड वो कई सालों से उन्होंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं एक टाइम पर। मतलब वो हर 2-3 साल बाद अपने सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं क्योंकि वो बोर हो जाते हैं। तो वो उन्होंने एक टाइम पर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए। तो उन्होंने कहा कि कॉमर्स तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम बीकॉम कर लो, जिससे क्या होगा ना कि कुछ भी एक वो रहेगी कि घर का बिजनेस भी है, तो अगर कुछ मान लो ये हुआ तो एटलीस्ट यू कैन फॉल बैक अपॉन द बिजनेस, और तुम्हें कॉमर्स आती रहेगी तो तुम बिजनेस समझ जाओगे, बिजनेस की एटलीस्ट भाषा तो समझी हुई होगी। यस सर। फिर मेरे पापा ने कहा कि तुम बीकॉम कर रहे हो तो साथ ही साथ सीए भी डाल देते हैं। मैंने तब तक उससे पहले कभी सीए का नाम सुना भी नहीं था। बिल्कुल नहीं सुना था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था सीए होता क्या है। आई थिंक एक बार, हाँ मुझे याद है नोएडा में मेरा एक नेबर था, तो वो मेरा दोस्त था, अभी भी दोस्त है। तो उसने मेरे को एक बार ऐसे ही बता दिया था कि उसने उस समय सीपीटी होता था, तो उसने मेरे को एक बार ऐसे ही बताया कि उसने सीपीटी का एग्जाम दिया था। तो आई हैड जस्ट हर्ड अबाउट दैट एग्जाम एंड सीए, बस एक बार उसके मुंह से सुना था, बाकी मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो फिर पापा ने कहा कि सीए डाल, तो मैंने कहा टफ होता है? बोले नहीं टफ नहीं होता, कुछ नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, वो तो मजे मजे में हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ऐसे, उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस, भाई इतने कॉन्फिडेंस से मेरे पापा ने बोला कि वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। फिर मैंने कहा आप बता देना कैसे कैसे करना है, वैसे वैसे कर लूंगा, हो जाएगा। अब भाई सीए फाउंडेशन जो अब है वो तब सीपीटी होता था, तो सीपीटी की पढ़ाई हुई शुरू, ठीक है। सीपीटी की पढ़ाई मैंने की बहुत मेहनत से, और क्योंकि मेरे को तो यही बताया गया था ना कि कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। मेरे दिमाग में ना एक्चुअली एक इमेज नहीं थी कि यहाँ पर लोग फेल होते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि यहां पर अटेम्प्ट्स लगते हैं। फेलियर वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। मेरे लिए इट वॉज जस्ट अनदर एग्जाम जिसमें मेरे को पढ़ के पास होके आना है। पास क्या मतलब, कोई भी मेरे से बोलता था ना कि तुम पास हो जाओगे, मेरे को लगता पास तो हो ही जाऊंगा, मतलब ऐसा क्या बेवकूफ समझ रखा है मेरे को कि पास होने के लाले पड़ रहे हैं, मेरे को ये था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मेरे पापा ने क्या किया कि दिसंबर में मेरा एग्जाम था, दिसंबर 2009 में मेरा एग्जाम था, और दिसंबर के एग्जाम से 10-12 दिन पहले इन्होंने मेरे को कानपुर भेज दिया, मेरे पापा ने, ठीक है। कानपुर में जो सीए फाउंडेशन की स्कैनर्स आती है ना, तो उसमें अमर उमर सर का नाम है, जैसे मैथ्स वाली और अकाउंट्स वाली स्कैनर में सीए अमर उमर दिखाएगा, सीए रसिका गोयनका दिखेगा, और फिर नीचे अभी मेरा नाम दिख जाएगा, क्योंकि मैंने तो 2-3 साल पहले स्कैनर की को ओनरशिप ली है। तो उससे पहले वही अमर सर और रसिका मैम ये लोग स्कैनर का करते थे, अभी भी मेजरली यही लोग करते हैं। तो क्या हुआ, पापा ने मेरे को इनके पास भेज दिया। तो पापा ने बोला कि तुम 10 दिन इनके पास रहो, इनकी कोचिंग है कानपुर में बहुत बड़ी, क्रक्स एकेडमी, और तुम इनके साथ रहोगे, पढ़ोगे, और इनकी वो टेस्ट सीरीज वगैरह दो तो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। फिर वहां पर कोचिंग में पहला टेस्ट हुआ तो मैं पास हो ही गया, और जब मैं पास हुआ तो फिर बड़े खुश, वो मैम भी बड़ी खुश, रसिका मैम बड़ी खुश, अमर सर बड़े खुश। मैंने कहा क्या हुआ, कहते अरे तुम पास हो गए आज के मॉक टेस्ट में। मैंने कहा तो पास तो हो ही जाऊंगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, पास कैसे नहीं हो सकता कोई इंसान। तो फिर उन्होंने कहा वाह। तब फिर मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि मुझे पता ही नहीं है कि सीए क्या चीज है। तो मैं पढ़ रहा था और मेरा सीपीटी एग्जाम बहुत अच्छा हो गया। इलाहाबाद में मेरी 4th रैंक आई, पूरे शहर में मेरी 4th रैंक आई। मुझे तब तक भी कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसा होता है, क्या होता है। हाँ, लेकिन पंगा क्या हुआ ना, तभी फिर मैंने बीकॉम का फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए, और बीकॉम के जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए तो उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दिया, और उसमें मेरा फर्स्ट डिवीजन आ गया। 60% से अबव को फर्स्ट डिवीजन कहते हैं, right. और वो भी हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी डील मानी जाती है, ठीक है। तो मेरे को तब भी लग रहा था, मैं कहा यार 62% रिजल्ट आए, लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन आ गया। मेरे को तो तब भी ऐसा लग रहा था 62%, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर फिर ये जब माहौल हुआ ना कि सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में इलाहाबाद में 4th रैंक, और ये जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीजन, तो इससे मेरा दिमाग खराब हो गया।
इससे मेरा दिमाग ये खराब हुआ, मैं कहा कि यार मैं तो बड़ा स्टड आदमी हूँ, ठीक है, जो मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये कितना टफ होता है ये सब। और मुझे ये नहीं ध्यान रहा उस समय कि इन चीजों को अचीव करने के लिए, सीपीटी में अच्छी रैंक लाने के लिए भी मैंने 6 महीने रगड़ के मेहनत की थी। वो मेरे दिमाग से एकदम उतर गया, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी सीपीटी की मेहनत कैसी होती थी। मेरी सुबह कोचिंग होती थी 8 बजे, 2 ही घंटे की कोचिंग होती थी, तो मुझे याद भी नहीं है इस समय कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग होती थी। 10 बजे क्लास करने के बाद मैं अपने पापा के ऑफिस में चला जाता था और मैं वहां पर बैठ के दिन भर पढ़ता था, शाम को 7 बजे तक पढ़ता था, ठीक है। तो ये चला है मेरा 6 महीने। तो अब भाई अगर कोई बता इतनी मेहनत करेगा, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पढ़ाई करेगा, तो वो पास तो हो ही जाएगा, फोर्थ भी आ जाएगा। तो हाँ, वो फोर्थ भी आ जाएगा, वो फर्स्ट भी आ सकता था अगर और मेहनत करता, ठीक है। तो यहां पर फिर ये हुआ कि मुझे लगा कि लेकिन मेरे दिमाग से वो पूरा उतर गया, मैं थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ गया और फिर दिक्कतें होनी शुरू हुई। तो फिर इंटरमीडिएट का जो पहला ग्रुप था, मैं इंटरमीडिएट का जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैं फेल हुआ। उसमें जब फेल हुआ तो आया एक रियलिटी चेक कि भाई जमीन पे आ जाओ वापस। उसके बाद फिर मैंने एक एक ग्रुप करके अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिए, फिर मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे। इंटरमीडिएट का जो सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया था उसमें मैंने एक ही ग्रुप दिया था, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और जो सेकंड ग्रुप दिया था वो अगले अटेम्प्ट में दिया था, तो वो भी अच्छे खासे मार्क्स से क्लियर हो गया था। तो इस तरह से ये एक्टिंग से और ये इंजीनियरिंग से फिर मैं सीए में आया। फिर जब क्या हुआ, फिर 2012 आ गया। इंटरमीडिएट जब तक क्लियर हुआ तब तक 2012 हो गया, फिर बीकॉम का थर्ड ईयर भी हो गया। और अब क्या था, अब सिर्फ एक सीए फाइनल बचा था। जब हम बीकॉम में घुसे थे तो पापा ने कहा था कि जब तक बीकॉम चल रहा है तब तक जितना सीए हो जाएगा उतना कर लेना, और उसके बाद तुम अपना एक्टिंग में चले जाना, एक्टिंग कर लेना। द पॉइंट इज कि जब तक बीकॉम हुआ तब तक आईपीसीसी या इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर हो चुके थे। अब सिर्फ 2 चीजें बची थी, एक आर्टिकलशिप और दूसरा सीए का फाइनल। उस समय मैंने खुद ही सोचा, मैंने कहा यार सीए हो तो गया ही है, अब थोड़ा सा बचा है, 3 साल की और बात है, 3 साल में आर्टिकलशिप कर लेते हैं और मेहनत से पढ़ाई कर लेंगे तो फाइनल भी हो जाएगा। तो इस तरह से फिर वो एक्टिंग वाला पीछे ही जाता रहा, तो फिर मैं आर्टिकलशिप में आ गया। फिर मैं सोचता था कि यार मैं क्या करूंगा, सीए बनने के बाद में करूंगा क्या, अगर मान लो एक्टर नहीं बन पाया या एक्टिंग में नहीं हो पाया तो मैं सीए बनने के बाद करूंगा क्या। तो मेरे को ना कभी भी वो जो सीए की प्रैक्टिस होती है उसमें मेरा शुरुआत में इंटरेस्ट आया था, बट बाद में मेरे को थोड़ा सा खुड़पेची सा काम लगने लग गया वो, कि क्लाइंट्स के साथ डील करो, ये करो वो करो। मैंने कहा यार प्रैक्टिस तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जॉब भी नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या होता था, इतने में मैं आर्टिकलशिप में 1-2 साल सीनियर हो चुका था, तो जो भी नए नए आर्टिकल्स आते थे ना वो कुछ कुछ चीजें पूछते थे, तो मैं उनको अकाउंटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताता था और वो भी काफी खुश हो जाते थे और मुझे बताने में मजा भी बहुत आता था। तो वहां से मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरे को ना टीचिंग में इंटरेस्ट है। तो इट वाज 2013 व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अब अगर सीए बनने के बाद कुछ भी करूंगा तो वो मैं टीचिंग में जाऊंगा। तो इस तरह से फिर मैं टीचिंग में आया। तो सर हम कह सकते हैं कि मतलब आप एक्टिंग का जो भी कीड़ा है वो क्लासेस में निकाल देते हो एसआर के बन के? बिल्कुल कह सकते हो यार, बिल्कुल कह सकते हो। मैं इनफैक्ट अभी क्या हुआ था, 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले मेरे को कोई एक रिवीजन लेना था, नवंबर 20 वाला जो अटेम्प्ट था, जो मेरा अनअकैडमी में भी पहला अटेम्प्ट था, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक रिवीजन सेशन लेना था, ठीक है। तो 90 मिनट का सेशन मैंने प्लान किया था। तो मैंने उसको वो पूरा चक दे इंडिया, अगर आपने देखी हो तो चक दे इंडिया में शाहरुख खान का एक डायलॉग है, वो 70 मिनट करके पूरी स्पीच देता है वो फाइनल मैच के पहले। तो मैंने ना उसका बनाया था 90 मिनट, 90 मिनट है तुम्हारे पास, 90 मिनट में तुम पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवाइज कर लोगे, ऐसा वैसा मैंने कुछ बनाया था। उसको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी डाला था। तो अ स्कूल फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा एक स्कूल का दोस्त है, ही इज एन एक्टर नाउ। हमारी पूरी क्लास में 2 लोगों का एक्टिंग का जोश था। एक वो, हिज नेम इज अनुज रामपाल, अभी प्राइम वीडियो पर, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एक सीरीज आई थी अक्कड़ बक्कड़ रफू चक्कर, तो वो बीच में आई थी, थोड़ी सी चली थी, उसमें ही हैज गॉट वन ऑफ द मेन लीड रोल्स, ठीक है। उससे पहले वो स्कूल के बाद से वो लगा हुआ है, उसके बीच बीच में एड्स आते हैं, किसी एक छोटी सी वेब सीरीज का भी वो पार्ट रहा है। तो उसका मेरे पास मैसेज आया कि भाई यू आर स्टिल वेरी गुड एट दिस। मैंने कहा भाई मैं तो क्लास 11 से यही कर रहा हूँ, मैं क्लास 11th में था जब वो चक दे इंडिया आई थी, तब से मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने उसका देखा, मैंने कहा भाई असली चीज जो वो एक्टिंग से रिलेटेड है वो तो तू कर रहा है, मैं तो अभी भी यही, मैं तब एज अ स्टूडेंट करता था, क्लास में नौटंकियां करता था, अब मैं एज ए टीचर करता हूँ, लेकिन मैं तब भी क्लास में ही कर रहा था, अब भी क्लास में ही कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ये कह सकते हो कि मैं अपनी एक्टिंग का सारा कीड़ा जो है वो मैं क्लासेस में निकालता हूँ, बिल्कुल। तो सर मैंने ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी जिसमें बच्चों ने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं बहुत सारे,
मतलब ओके। लाइन आगे क्वेश्चंस की, मेरे को नहीं लगता एक पार्ट में कवर हो पाएंगे ये सारे। ओहो, अच्छा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। तो मतलब 14 दिसंबर से बताओ। जैसे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स हैं, हाँ। तो मतलब जैसे 1 डे बिफोर मिलता है, तो हमको पता है बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है वो एक दिन जो पेपर के बीच में मिलता है। तो उसमें हम्म। आप मैथ्स का क्या गाइडेंस देना चाहोगे बच्चों को, मतलब एक दिन पहले क्या करना चाहिए? एक दिन पहले के लिए प्रिपेयर करना होता है पहले दिन से, 6 महीने पहले से। ठीक राइट। है। जैसे जो एग्जाम डे पे जो परफॉर्मेंस रहती है वो सिर्फ एक रात पहले पढ़ के तो नहीं हो सकती, नो। राइट। तो हम जो पिछले 6 महीने से तैयारी करते हैं वो हम तैयारी एग्जाम डे के लिए नहीं करते हैं, वो हम तैयारी करते हैं एग्जाम से 1.5 दिन पहले के लिए। राइट। जिसमें मैं हमेशा जब जब भी मैं रिवीजन शेड्यूल के बारे में बताता हूं तो मैं हमेशा बताता हूं कि आप रिवीजन करो, और रिवीजन करते समय जो जो क्वेश्चंस आपको दिक्कत दे रहे हैं, जो जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप उन क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो। ठीक है, कि ये क्वेश्चंस हैं। फिर एग्जाम से 1.5 दिन पहले वाले टाइम में आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं, आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बिकॉज दोज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ। वो कोई और नहीं करा सकता, वो मैं भी नहीं करा सकता। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, किसी और स्टूडेंट के लिए कोई और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, एंड सो ऑन। स्टिल मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर लेते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर पाते। तो जिन स्टूडेंट्स के पास अपनी बनाई हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, उनको तो मैं पूरी की पूरी तरह से मना करूंगा कि मेरा कोई लेक्चर मत देखो 1.5 दिन पहले, कोई लेक्चर मत देखो। मैं तो करवाऊंगा ही ना, मैराथन रिविजन तो मैं तो करवा ही रहा हूं, अभी भी करवा रहा हूं, तब भी मैं करवाऊंगा। पर जिनके पास अपनी खुद की बनाई हुई लिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप मेरा कोई लेक्चर मत देखो 1.5 दिन पहले प्लीज। उन 1.5 दिनों में सिर्फ आप सेल्फ स्टडी करो, सिर्फ उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो जिनके पास वो लिस्ट बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो अभी 1 दिसंबर से हमारे मैराथन स्टार्ट हुए, राइट। रोज 2-2 घंटे के मैराथन्स हो रहे हैं, 12 दिन का मैराथन है। तो सारे के सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड है। इन मैराथन सेशंस में मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। तो इन क्वेश्चंस में क्या है, ये वाले स्टडी मटेरियल से भी लिए हुए हैं, ये मॉक टेस्ट पेपर से भी लिए हुए हैं, ये रिवीजन टेस्ट पेपर से भी लिए हुए हैं। तो जितने भी मटेरियल्स थे मेरे पास, ये स्कैनर से भी लिए हुए हैं, उनमें से जो जो क्वेश्चंस मेरे को हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट वाले लगे, उन सबको मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया और मैं चैप्टर वाइज मैराथन्स ले रहा हूं। इन सभी मैराथन्स की पीडीएफ्स अवेलेबल है हर मैराथन के लेक्चर के नीचे, राइट। एग्जाम से 1.5 दिन पहले अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ उन पीडीएफ्स के क्वेश्चंस को कर ले, तब भी बहुत अच्छे से वो एग्जाम को क्लियर कर सकता है। ठीक है, मैं एग्जाम से 1.5 दिन पहले क्या करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। जैसे मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स के लूंगा, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टैट्स के लूंगा, एंड आई थिंक 50 या 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लॉजिकल रीजनिंग के लूंगा। वही मैंने पिछली बार भी किया था, इस बार भी मैं वही करूंगा। तो कोई स्टूडेंट चाहे तो वो भी देख सकता है। मैं फोर्स नहीं करता किसी को भी कि एग्जाम से एक दिन पहले आप लेक्चर देखो, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करता। मैं क्लासेस में भी खुल के बोलता हूं, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम एग्जाम से पहले वाले जो 1.5 दिन है उनमें सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तुम्हारे पास प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल बना हुआ है, तुम्हारे पास प्रॉपर क्वेश्चंस सॉर्टेड है, लिखे हुए हैं, तुम प्लीज अपनी सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, तभी आपको एक्चुअली रियलाइज होता है कि हाँ यार, मेरे को अपने आप से रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये तो मैं एकदम खुल के बोलता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैंने सॉल्यूशन बता दिया। जिनके पास खुद की लिस्ट है, आप अपने लिस्ट से सेल्फ स्टडी करो। जिनके पास खुद की लिस्ट नहीं है, तो ये मैराथन वाली पीडीएफ्स को आप लोग डाउनलोड करिए, और इन पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को तो मेक श्योर कि आप करके ही जाओ। और बाकी मैं भी कराऊंगा, देखने का मन होगा तो देख लेना, थोड़ा सा एक फ्लो बन जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स में ऐसा होता है ना, जैसे मेरे साथ होता था कि मैं जब एग्जाम देके वापस आता था तो मैं बहुत थक जाता था, मेरा फ्लो नहीं बन पाता था। तो उस समय मेरे को लगता था, मैं तो ये 1 डे बिफोर मैराथन में लेता भी सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि अगर कोई मेरे जैसा स्टूडेंट है जो लॉ का पेपर दे के आए और वो थका हुआ हो और उसका फ्लो नहीं बन पाता हो, तो फिर एटलीस्ट सामने मैं थोड़ा एनर्जेटिक वे में पढ़ाता रहूंगा या क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता रहूंगा, तो दे विल गेट टू गेट इनटू अ फ्लो। इसलिए तो सर मतलब जैसे एक दिन पहले लोग क्वेश्चंस करते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो मतलब वो कॉन्फिडेंस को कैसे हम रिबूट करें कि मतलब हमारा नेक्स्ट पेपर अच्छा जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो नेक्स्ट पेपर ऑटोमेटिकली गंदा जाता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ यार कि कुछ ही क्वेश्चंस गलत होते हैं या कुछ ही क्वेश्चंस याद में नहीं आ पाते।
ठीक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस तो याद आ जाते हैं ना। यस तो यहां पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन करना ना गलत है। यहां पर फिर ये बहुत ज्यादा अननेसेसरी डर के आप अपने अंदर एक नेगेटिविटी फिल कर रहे हो, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं तरीका बता देता हूं कि करना क्या चाहिए। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको समझ में आ रहा है, 1.5 दिन पहले आप चलो लॉ का एग्जाम देकर आए, आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुरंत थोड़ी एग्जाम देने जा रहे हो, परसों है ना एग्जाम। तो यस आज लॉ का पेपर देके आए हो, आज आप सवाल पढ़ रहे हो, परसों है ना एग्जाम, तो परसों तक तो अपने आप को ठीक कर सकते हो ना। राइट सर। उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एग्जाम वाले दिन, परसों एग्जाम में जाने से पहले 2 घंटे लगाकर आप वो क्वेश्चंस को रिवाइज करो जो आपने पिछले 2 दिन में रिवाइज किए और आपसे नहीं बन पाए। ठीक है, 100% क्वेश्चंस तो एग्जाम में भी बहुत रेयर स्टूडेंट्स के होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। बट पता है प्रॉब्लम क्या आती है, सभी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि फोकस हमारा वहां चला जाता है कि जो क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पाए। यस राइट, और उन क्वेश्चंस को लेकर हम एग्जाम हॉल में भी पैनिक करने लगते हैं। बस यही नहीं करना है। एग्जाम हॉल में भी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको करो, जो नहीं आ रहे उन्हें छोड़ दो। हम लोग पूरी 900 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बैच लाते ही इसलिए जिससे इस चीज की प्रैक्टिस करवा पाए, यस इस चीज का एक माइंडसेट बनवा पाए कि यार जो नहीं आ रहा उसको छोड़ो। तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं तो बहुत सारा छोड़ते हुए जा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लोगे, और एक बार तुमने एक बार पूरे 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को पढ़ लिया और उनमें छोड़ते 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 भले ही आपने पूरा सॉल्व कर लिया ना, देन व्हेन यू विल कम बैक टू द क्वेश्चंस जो आपने छोड़े थे, आप उनको सॉल्व कर पाओगे। राइट सर। ठीक है, तो दोनों चीजें, एग्जाम से एक दिन पहले अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, कॉन्फिडेंस लो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उन्हें मार्क करो, बिल्कुल मार्क करो, और उनको एग्जाम वाले दिन जाने से पहले रिवाइज करो। एग्जाम हॉल में अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको मार्क करो, बाद में करो उसको। थैंक यू सर, सबसे पहले तो एडवाइस देने के लिए। सब रियली हम जो पॉडकास्ट के बीच में आ गए हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ पा रहा हूँ, मेरे घर वाले ना देख रहे होंगे, नहीं कर पाते स्टडीज में, क्योंकि उनको लगता है कि रिलेशनशिप में होना एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप भी रिलेशनशिप में थे, सीए इंटरमीडिएट में आपने बताया, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जो रिलेशनशिप में एंड स्टडीज को मैनेज नहीं कर पा रहे? यार देखो, मेरा जो सीए इंटरमीडिएट वाला रिलेशनशिप था ना, वो कोई खास अच्छा रिलेशनशिप था नहीं। ठीक है, तो उस वजह से तो मैं भी नहीं कर पाया था। तभी मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। ठीक है, बट ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गलती उसकी थी। ठीक है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैंने बस इतना बोला कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं था उस समय। तो देयर वर गुड मोमेंट्स, देयर वर बैड मोमेंट्स एज वेल, बट द पॉइंट इज कि हम लोग ना इस एज में आकर हम ही नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मैं भी नहीं समझ पाया था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर आप ये समझ लो ना कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है, तो इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप में आने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। एक बार अगर ये डिले हो जाता ना तो बड़ी दिक्कत होती है। मेरा तो ब्रेकअप हुआ था, मुझे याद है, नवंबर 2010 से पहले। नवंबर 2010 में जो अटेम्प्ट था, जो मेरा सी इंटरमीडिएट का पहला अटेम्प्ट था, तो उससे पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था। राइट, तो वो वाला अटेम्प्ट तो मेरा हुआ ही नहीं था कायदे से। उसके बाद फिर मैं एकदम कट ऑफ हो चुका था सब चीजों से। उसके बाद मैंने कहा भाई ये तो ना हो पाएगा, मतलब मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। अभी 1 साल पहले तक, पिछले साल जब लोग मेरे पास होने पर खुश हो रहे थे, तो मैं इतना चौड़ा हो रहा था कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, तो मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि यार ये सब तो बंद करना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल में मैं रिलेशनशिप में था, सीए फाइनल में मैं रिलेशनशिप में था, जिनके साथ अभी मेरी शादी भी हुई भी है, चारू मैम के साथ। तो वो एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसकी वजह से मैं सीए बना हूं। ठीक है, दैट वाज अ हेल्दी रिलेशनशिप, दैट इज अ हेल्दी रिलेशनशिप बाय गॉड्स ग्रेस। तो इसमें क्या होता था, हम लोग कैसे करते थे कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ते वढ़ते थे, क्योंकि चारू मैम भी सीए स्टूडेंट थी, मैं भी सीए स्टूडेंट था, तो वी यूज्ड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स करियर गोल्स। मुझे पता था कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। शी wanted me to become a chartered accountant, I wanted her to become a chartered accountant. तो चारू मैम was also CA Group 1, CA Final Group 1 qualified. अभी CA Final का Group 2 उनका नहीं हो पाया है, she has quit CA for different reasons. लेकिन CA Final का जो Group 1 हुआ है उनका, उसमें she was weak in 2 subjects, accounts और SFM.
ठीक है, मेरा जो ग्रुप 1 हुआ है, आई वॉज वीक इन 1 और 2 सब्जेक्ट्स। ऑडिट में तो मैं बहुत ही ज्यादा वीक था, मेरे से होता ही नहीं था ऑडिट। तो शी यूज टू हेल्प मी विद ऑडिट, बहुत हेल्प की ऑडिट की। मैं तो खुल के बोलता हूँ कि मेरा जो सीए फाइनल का ग्रुप 1 हुआ है वो चारू मैम की वजह से हुआ है, क्योंकि द वे शी यूज टू कीप ऑन, मतलब हम फोन पे बात कर रहे हैं ना, तो हम फोन पे मशी नहीं हो रहे, तो हम फोन पे ऑडिट की बातें कर रहे हैं। हम फोन पे बात कर रहे हैं कि अच्छा इस वाले क्वेश्चन का ये जवाब होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। यार रिलेशनशिप में क्या करना है, साथ में टाइम ही तो स्पेंड करना है ना। yes. हम साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम मिल रहे हैं, हम फोन पे घंटों बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी बातें कर रहे हैं ना जो हम दोनों के ही बेनिफिट में जा रही है। हमारी लड़ाइयां भी हुई हुई हैं, चारू मैम और मेरी बहुत लड़ाइयां भी हुई हुई हैं इस वजह से, क्योंकि चारू मैम ने जो मुझे ऑडिट करने के लिए बोला, मैंने नखरे दिखा दिए मैं नहीं कर रहा, तो फिर उन्हें गुस्सा आ गया। शी वॉज वीक इन अकाउंट्स एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो मैं उनको जैसे बताता था कि ऐसे रिविजन करो, ऐसे रिविजन करो, ऐसे रिविजन करो, तो मैं नहीं कर रही, तो मैं गुस्सा हो जाता था। तो ये एक रिलेशनशिप ऐसा जो था ना, उसकी वजह से हम दोनों ही आगे ग्रो कर पाए। तो ये डिसाइड कर पाना बहुत जरूरी है जब आप रिलेशनशिप में हो, कि वो आपका रिलेशनशिप आपको आगे धकेल रहा है या पीछे खींच रहा है। जो रिलेशनशिप पीछे खींच रहा है, चाहे गलती किसी की भी हो, गलती आपकी भी हो सकती है। मैं खुल के बोल रहा हूं, जो नवंबर 2010 वाला जो मेरा सीए इंटरमीडिएट का पहला अटेम्प्ट था, उस रिलेशनशिप में मैक्सिमम गलती मेरी थी, पर उस समय कहां समझ में आता है, टीनेज होता है, उस समय तो समझ में नहीं आता ना। तो ये चीज थोड़ी सी एक मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ी चीज होती है अपनी मेल ईगो, मेल ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के हम लोगों को समझना पड़ेगा। मेल ईगो भी फीमेल ईगो भी दोनों टाइप की होती हैं। मेल ईगो का थोड़ा सा ज्यादा फेमस हुआ हुआ है, लेकिन ठीक है, दोनों तरफ से होता है यार ये। और जितने भी लोग रिलेशनशिप में, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रिलेशनशिप खराब बात है, अच्छी बात है। ठीक है, रिलेशनशिप में होना बहुत अच्छी बात है। यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू एक्चुअली गेट डीप इनटू समबडी एल्सेस लाइव्स। वॉलंटरीली वो पर्सन आपको अलाउ करता है कि आप उसकी लाइफ में अंदर तक घुस जाओ, और आप उसके रहने सहने के तरीके को देखो, आप उसके काम करने के तरीके को देखो, समझो। तो हम लोग बचपन से जिस तरीके से रहते हैं, खाते पीते हैं, हमें लगता है कि वही सही है, लेकिन सामने वाला हो सकता है किसी और तरीके से बोले, उसका पर्सपेक्टिव कुछ और हो। तो both of you, when you're in a relationship, then both of you learn and both of you grow, but it's important that you grow together. मतलब सर रिलेशनशिप में रहो लेकिन कैरियर गोल्स को आप प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी तो वही है भाई, एक बार करियर नहीं रहेगा भाई, कोई रिलेशन नहीं टिकने वाला, कोई रिलेशन नहीं टिकने वाला। मैं तो चारू मैम के साथ भी, मैं तो रिलेशनशिप में 2016 से था, राइट। शादी हुई 2019 में, क्योंकि सीए बना 2019 में। सीए बनने से पहले कहां से शादी करेगा कोई? घर वालों को कैसे मनाया सर 9 अटेम्प्ट? हाँ, घर वालों को कैसे मनाया चारू मैम के? मनाने की तो कोई जरूरत नहीं पड़ी। खैर, उस मामले में मैं ये कहूंगा कि मैं काफी फॉर्चुनेट रहा हूँ। चारू मैम की फैमिली की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी फैमिली की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अटेम्प्ट्स जो भी सीए में लगते हैं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कभी नहीं पड़ता, ना पहले पड़ता था, ना अभी पड़ता है, ना आगे पड़ेगा। लाइफ में आपको जो भी करना है, सीए बनने के बाद जो मेहनत करनी है, जो आप जॉब के लिए भी अगर आप जाते हो, तो इंटरव्यूज की जो स्किल्स हैं, जो आप जिस तरह से बातें करते हो, जिस तरह से अपनी स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हो, बस वही मैटर करता है यार। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डू नॉट मैटर एट ऑल। बहुत कम ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्रेफर करती हैं बोथ ग्रुप क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को, बहुत कम कंपनीज होती हैं। अदरवाइज किसी कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छे से बोल सकते हो, आप अच्छे से, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप हार्ड वर्किंग हो, कंपनीज आराम से लेंगी। तो सर ये बहुत बड़ा मिथ होता है यार कि बोथ ग्रुप्स होने चाहिए और फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए तभी कोई भी कंपनी जॉब करेगी, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि सर बहुत सारे लोगों को लगता है कि जॉब में जाना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट होना में वो है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने जो सीए बनने से पहले भी बिग 4 में भी काम कर रहे थे। ठीक है, आई विल गिव यू लाइव एग्जांपल। मेरी एक दोस्त है, हर नेम इज स्वाति, तो फिर उसने क्या किया था, उसका भी नहीं हो पा रहा था सीए फाइनल, तो शी आल्सो टुक अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स इन सीए फाइनल। सो बिफोर क्लियरिंग हर सीए फाइनल शी वाज वर्किंग इन वन ऑफ द बिग 4, मुझे याद नहीं आ रहा वो केपीएमजी था या जो भी था। तो मेरे को एक्चुअली ऐसा लगा था कि यार ये तो सही है, मतलब ये तो बड़ा आसान है कि जॉब लग जाती है ऐसे भी। और वो उसका इनडायरेक्ट टैक्सेस में हो गया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट में हुआ था, शायद केपीएमजी में हुआ था।
तो फिर मैंने उससे पूछा था, क्योंकि मेरे को भी फिर जॉब करने का वो था, मैं कहा यार ये सीए हो नहीं पा रहा है, मैं थोड़ा सा जॉब करूंगा। तो मैंने उससे कहा था, तो शी ऑल्सो हेल्प मी विद माई रेज्यूमे एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा प्रोसेस क्या होता है। देन शी टोल्ड मी कि उसके कई सारे लेवल्स ऑफ इंटरव्यूज हुए थे और वो ऑनलाइन हुए थे। तब ये गूगल डू और ये सब तो नहीं था, तो मेरे ख्याल से उसके इंटरव्यूज हुए थे स्काइप पे। स्काइप अगर तुमने नाम सुना हो तो Yes, बहुत पहले जो सबसे पहली जो वीडियो कॉल करने वाली जो चीज थी, जो Skype. एप्लीकेशन थी, जो सॉफ्टवेयर था, वो स्काइप था, राइट। तो स्वाति के बहुत सारे इंटरव्यूज स्काइप पे हुए थे, अलग अलग लेवल्स के इंटरव्यूज हुए थे। पहले लो लेवल के हुए, फिर हाई लेवल के, हाई लेवल के, हाई लेवल में पार्टनर्स के साथ इंटरव्यूज हुए। उन इंटरव्यूज के बाद फिर उसको गुड़गांव बुलाया गया कि अब आओ फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे। फिर पर्सनल इंटरव्यू हुआ, तब जाकर फिर उसका सिलेक्शन वहां पर हुआ। तो दे रियली ग्रिल यू। बिग फोर में तो एक बार मैं भी गया हूं इंटरव्यू के लिए, बहुत ग्रिल करते हैं वो लोग, और एक भी बार ये नहीं कहते कि तेरे इतने अटेम्प्ट्स क्यों लग गए। एकदम नॉर्मल तरीके से बात करेंगे, एकदम नॉर्मल, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वैसे नहीं होते इंटरव्यू, एकदम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं वो। मेरे सामने, मेरे को आज भी याद है वो बिग फोर वाला मेरा इंटरव्यू, मेरे सामने बंदा ऐसे बैठा था, कहता बता प्रोक्योरमेंट में क्या करते हैं। इस तरह से लिटरली ही सॉ माय रेज्यूमे एंड ही स्टार्टेड गिविंग मी क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक है, तो पूरा उसने सुना, कहते यार तू बंदा तो बहुत सही है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में अभी फिलहाल तेरा नहीं हो पाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक बार उस बंदे ने ये नहीं कहा कि तेरे इतने सारे अटेम्प्ट्स क्यों लगे, इंटरमीडिएट में तेरे 3 अटेम्प्ट्स क्यों लगे, फाइनल में अभी तक तीसरे अटेम्प्ट में भी तू पास क्यों नहीं हो पा रहा है। एक बार ये बात नहीं होती है। नोबडी टॉक्स अबाउट अटेम्प्ट्स यार, नोबडी टॉक्स अबाउट अटेम्प्ट्स। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अटेम्प्ट्स, बोथ ग्रुप, फर्स्ट, अरे यार फालतू की चीजें, ये सब एकदम फालतू की चीजें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीए में घुस जाए हम, तो सीए के अलावा वो बाकी चीजों को एक्सप्लोर नहीं करते। जैसे मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, तो मतलब सीए में बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं एंड उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे यूट्यूबिंग वगैरह, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आ पाए। तो मतलब आप कहना यार नहीं, ऐसा थोड़ा सा देखो तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है यूट्यूबिंग से, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों के अंदर भी आएगा। ठीक है, इट्स गुड दैट यू आर एबल टू मैनेज बोथ सीए एज वेल एज यूट्यूबिंग। ठीक है, इट्स गुड कि तुम मैनेज कर पा रहे हो, सब नहीं मैनेज कर सकते, राइट। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो पता नहीं, हो सकता है ना करते हो, अब्बा नहीं मानेंगे। ठीक है। लेकिन अगर कोई यूट्यूबिंग करना चाहता है, कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है, तो आई डोंट थिंक इसमें पेरेंट्स के बहुत ज्यादा सपोर्ट का भी कोई नीड है। आजकल सबके पास अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, एक 10,000 का फोन तो सभी के पास होगा, राइट सर। यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, कोई भी अपना चैनल बना सकता है, आप फ्रंट कैमरा पर रिकॉर्ड करके वीडियोस को अपलोड कर सकते हो, राइट सर। आपको कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आजकल तो इतना आसान है, योर पेरेंट्स वोंट इवन नो कि आप अंदर ही अंदर एक कमरे में बैठकर आप स्टार बन रहे हो। यस सर। ठीक है, इट्स नॉट, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हर एक को अलग अलग करना ही चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, पर अगर आप करना चाहते हो आप बिंदास करो। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी आज सुबह ही मैंने एक स्टूडेंट को रिप्लाई किया, कल उस स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर आई एम परसुइंग सीए एंड आई आल्सो वांट टू ओपन माय ओन यूट्यूब चैनल, कैन आई मैनेज बोथ एट द सेम टाइम। मैंने उससे कहा था ट्राई करके देख लो यार, ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है, ट्राई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है आप मैनेज कर रहे हो, वेरी गुड। जिस दिन आपको लगेगा कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो यूट्यूब आप बाद में कर लेना। अब सौम्य आप भी तो कर रहे हो ना ये दोनों चीजें साथ में। यस सर। ठीक है, अभी आपको जब लगे कि यार इससे ना थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूंगा, तो YouTube कहां भागा जा रहा है, YouTube तो आप बाद में भी कर सकते हो, राइट सर। ठीक है। तो मैं ऐसा फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप डेफिनेटली कुछ और भी करते रहो साथ में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि फोकस डिविएट हो जाता है, फोकस डिविएट नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर कोई किसी स्टूडेंट की बहुत ऐसी पैशनेट हॉबी है जैसे आपकी है सपोज, और आप कर ले रहे हो और आप कर पा रहे हो, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, because this will ultimately add to your resume. Yes sir. है ना, जब आप रेज्यूमे बनाओगे तो आप बताओगे कि मैंने साथ साथ सीए के साथ साथ मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया है, उसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने इतने पॉडकास्ट लिए हैं वगैरह वगैरह। राइट सर। तो सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे अंशुल सर ब्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल,
वो अखिलेश दागा सर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मोनिश वोरा सर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप भी ब्लॉगिंग करोगे फ्यूचर में? मेरा फिलहाल तो यार ब्लॉगिंग का कोई ऐसा प्लान है नहीं, मेरे कुछ और प्लान्स हैं, वो शायद इवेंचुअली पता चल जाए सबको, मतलब पता चल नहीं है क्योंकि ऐसी पब्लिक स्पेस में ही आके मेरे कुछ प्लान्स हैं, बट नॉट ब्लॉगिंग। व्लॉगिंग का मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब आप भी यूट्यूब चैनल फ्यूचर में क्रिएट करने वाले हो ना? मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल सीए निशांत कुमार के नाम से ऑलरेडी है। उसमें वो चैनल मैंने क्रिएट किया था 2017 में, व्हेन आई हैड जस्ट स्टार्टेड टीचिंग। तो मेरी बहुत सारी अकाउंट्स पढ़ाने की वीडियोस जो है उस वाले चैनल पे है। राइट सर। फिर कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मेरी उस चैनल पे है। इंस्टाग्राम पे लगातार मैं मोटिवेशनल कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ। फिर बीच में मैं स्कैनर क्लासेस के साथ एसोसिएटेड था, तो स्कैनर क्लासेस के भी यूट्यूब चैनल पे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। मेरा खुद का चैनल है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट चैनल विल एवर बी यूज्ड फॉर ब्लॉगिंग एज ऑफ नाउ, व्लॉगिंग एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ तो अभी कोई प्लान नहीं है व्लॉगिंग का। तो सर आपने कहा आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो, ग्रो के साथ भी मैंने देखा आप स्टॉक मार्केट का देते रहते हो, तो मतलब कितने पैसे कमा लेते हो? कितने पैसे कमा लेता हूँ? दिन भर की दाल रोटी चल जाती है, 2 वक्त की दाल रोटी चल जाती है, बस और क्या। फिगर होती है वो तो रिवील करना किसी के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता है, राइट? ठीक है, तो आई विल नॉट रिवील द एक्चुअल फिगर ऑब्वियसली, बट आई वुड डेफिनेटली से कि बाय गॉड्स ग्रेस आई एम अर्निंग जितना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कमाऊंगा। सोचा तो मैंने था कि मैं कमाऊंगा, बट इस एज में कमाने लग जाऊंगा ये मैंने नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये तो है। तो सर हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मेरे को लग रहा है पार्ट 2 करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए। तो थैंक यू सर फॉर आने के लिए। तो आपको कैसा लगा आप बता सकते हो? मैं आप बीच में अटक गए थे, मुझे समझ में नहीं आपने क्या बोला। तो सर टाइम खत्म हो रहा है जूम का एक्चुअली, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए, तो मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि एक ही पार्ट में कवर हो पाएगा ये सब। ओह तो ओके, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। How was your review of this first part? मुझे तो बहुत मजा आया यार, मुझे बहुत मजा आया, मुझे ऑनेस्टली बहुत मजा आया। मुझे पता भी नहीं चला टाइम कब खत्म हो गया। मेरा तो मुझे तो मन कर रहा था अभी और बातें करते हैं, मजा आ रहा था। बट ठीक है, we'll keep it for the next time। और I just loved the way you are behaving as a host। तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो। बस प्लीज इतना ध्यान रखना पढ़ाई से हैम्पर नहीं होनी चाहिए यार। मेरे को बड़ा डर लगता है ऑनेस्टली इस चीज से कि डिविएट होने के बाद, और वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज से हो सकता है, बस इससे पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए। यस तो मैं खुद ही बंद कर देता हूँ जब पढ़ाई हैम्पर होती है सब चीजों से। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये था पार्ट नंबर 1 ऑफ सॉमर टॉक्स एपिसोड नंबर 2 विद निशांत सर। इसका पार्ट 2 भी मैं शूट करूंगा, लेकिन उसके लिए टारगेट है आपको इस वीडियो पे करने पड़ेंगे 250 लाइक्स, 250 लाइक्स एंड आई विल शूट पार्ट 2 ऑफ सॉमर टॉक्स विद निशांत सर। अब आपके हाथ में है कब आपको एपिसोड नंबर 2 का पार्ट 2 चाहिए। उसके लिए भी मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगा। अब आपके और कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में निशांत सर मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक है। डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।